बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड हफ्ता में अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप लोग सब आरोफियत से हों और अल्लाह ताला हम पे भी अपना करम रखे। बच्चे, ये है हमारी उर्दू की बुक इल्म व अदब। जी माशाल्लाह से आज हम अपना दूसरा लेसन शुरू करेंगे। चूँकि किताब में ये तीसरे नंबर पे है, लेकिन हम लोग इसे दूसरे नंबर पे करेंगे। बच्चे, बहुत मज़ेदार कहानी है। आपको याद होगा कि हमने ग्रेड हश्तम में शशम में भी यानी कि ग्रेड 6 में भी इस कहानी को पढ़ा था। बड़ी मज़ेदार ये कहानी थी। मैं आपको दोबारा इसको सुना देती हूँ। मुख्तसरन अंदाज में हम इसको सुनाएंगे और इसके साथ साथ हम इसमें से जो कुछ करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। मकसद हमारा क्या है इस कहानी को दोबारा पढ़ने का, कि हमें ये समझ आए कि अक्लमंदी जो होती है वो वाज़िया हो जाती है इंसान की बातों से। उसके बाद हम ये भी सिखाने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को अच्छे अखलाक जो हैं उनकी ज़ात में शामिल होने चाहिए और अक्लमंदी से इंसान बहुत सी कामयाबियाँ हासिल कर लेता है। और दाना का मतलब, चूँकि मैंने आपको बताया था, दाना का मतलब अक्लमंद होता है। ठीक हो गया। मकासद क्या है जी? दानाई की अहमियत और अखलाकियात की तालीम बच्चों में हो, और दानाई ऐसी सिर्फ है जिसके बायस इंसान को हमेशा इज्जत ही मिलती है। कहानी हमारे पास ये है बच्चों, बड़ी मज़ेदार कहानी है। मेरा दिल तो करता है बार बार हम इसको पढ़ें। नेक्स्ट एक दफ़ा फिर आ गई जी। एक किसान होता है, वो खेत में हल चला रहा होता है। बादशाह उधर आता है। बादशाह उसे देखता है, बड़ा खुश होता है। बादशाह उसे कहता है कि आप कितना कमा लेते हो? वो कहता है मैं 4 आने कमाता हूँ। वो कहता है अच्छा, क्या करते हो 4 आने का? वो कहता है एक मैं खुद खाता हूँ, एक उधार देता हूँ, तीसरा मैं कुएं में फेंकता हूँ। तो उसने कहा ऐसा इसका क्या मतलब है ये जो तुम मुझे बता रहे हो? उसने कहा कि मैं अपने बीवी बच्चों पे लगाता हूँ, वो मैं खुद खाता हूँ, और एक मैं अपने बच्चों को खिलाता हूँ, और एक मैं अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाता हूँ। यानी इसका मतलब है कि जो मैं बीवी बच्चों को माँ बाप को खिलाता हूँ वो मैं उधार चुकाता हूँ, और जो मैं बच्चों को खिलाता हूँ वो मैं एक खैरात करता हूँ कि क्या कल को जब वो बड़े हों तो वो मेरी भी खिदमत कर सकें। यानी कि उसको मैं कुएं में फेंक देता हूँ। इस तरह उसने अपने 4 आने के सारे मामलात को बताया कि इस तरह मैं वो पैसों का ये काम करता हूँ। तो उसके बाद किसान ने कहा कि ये बात तुमने किसी को नहीं बतानी। उसके बाद अपने दरबार में किसान जाता है, तो दरबार में जाके बादशाह जो है वो बात करता है कि इसका क्या मतलब है, कि अगर एक किसान 4 आने कमाता है तो उसका क्या मतलब है। तो कोई वज़ीर उसको ये बात का जवाब ना दे सका। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है। तो एक वज़ीर ने कहा जो बड़ा अक्लमंद था, उसने कहा मैं कल आपको बात का जवाब दूंगा। तो वज़ीर जो है वो किसान के पास जाता है, तो किसान को कहता है कि मुझे बताओ इस बात का मतलब। किसान कहता है मैंने बादशाह से वादा किया है कि जब तक मैं 100 मरतबा उनका मुँह नहीं देखूँगा मैं आपको बात नहीं सुनाऊँगा। तो किसान जो है उसको बात सुना देता है। तो वज़ीर आके दूसरे दिन बादशाह को वो सारी कहानी का मतलब बता देता है। बादशाह बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उसे गुस्सा भी आता है। तो बादशाह किसान के पास जाता है, उसमें कहता है कि आपने ये बात मुझसे वादा किया था कि आप जब तक 100 दफ़ा मेरा मुँह ना देख लोगे आप ये बात किसी को नहीं बताओगे, तो आपने ये बात वज़ीर को क्यों बताई है? तो किसान ने कहा कि वज़ीर ने मुझे 100 सिक्के दिए थे, उस पर आपकी तस्वीर बनी हुई थी, लिहाजा मैंने 100 मरतबा आपका मुंह देख लिया है, इसलिए वो मेरे वादा जो है वो पूरा हो गया। तो मैंने वज़ीर को वो सारी बात सुना दी। बादशाह को एक दफ़ा फिर किसान की बात बहुत अच्छी लगती है, तो बादशाह उसे फिर सोने की सिक्कों की थैलियाँ देता है, जिससे किसान भी खुश हो जाता है और बादशाह भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसान ने अपनी अक्लमंदी से बादशाह के सामने अपनी इज़्ज़त को और ज़्यादा बढ़ाया और अपनी अक्लमंदी से इज़्ज़त को हासिल किया। बच्चे, हम लोग इसका ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने ग्रेड 6 में इसका बहुत अच्छे तरीके से लेसन किया था, इसलिए हम लोग दोबारा इसको नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ ये देखेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो ज़रूरी सी चीज़ें हैं, हम उसको देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसके नए अल्फाज देखेंगे जो आप इमला की सूरत में करेंगे। खैरात है, वक्तों है, सर पटकना है, दरख्वास्त, जुकाता, दानाई, खेत जोतना यानी कि खेतों को खेत में हल चलाना, उधार, ये इस तरह के लफ्ज़ हैं जो आपको इसमें से थोड़े नए से नज़र आएंगे, लेकिन आप समझेंगे शायद आसान है, लेकिन आप लोगों ने फिर भी इसकी प्रैक्टिस को करना है क्योंकि हम लोग इसको पहले भी कर चुके हैं पिछली क्लास में। उसके बाद हम ग्रामर का थोड़ा सा काम देखेंगे। बच्चों, ग्रामर का काम है सफ़ा नंबर 9 के ऊपर। देखिए बच्चे, उन्होंने कहा है कि दर्ज मुज़क्कर फ़ेल के जुमलों को ज़रूरी तब्दीलियों के साथ मुअन्नस फ़ेल में करें। मुज़क्कर यानी कि जो जहाँ लड़के का जिक्र है वहाँ लड़की का जिक्र आपने करना है, जहाँ लड़की का जिक्र है वहाँ लड़के का जिक्र करना है। मुज़क्कर को मुअन्नस में तब्दील कर देना है। जिस तरह ये है कि लड़के खेल रहे होंगे, आपने इस सीगे को ऐसे ही रखना है, लेकिन क्या करना है, लड़के खेल रहे होंगे तो लड़के की जगह आपने लड़कियां कर देना है, यानी कि मुज़क्कर को आपने मुअन्नस में चेंज कर देना है। तो उसी तरह ये जुमले का लास्ट वाला भी हिस्सा जो है चेंज हो जाता है। लड़के खेल रहे होंगे, लड़कियां खेल रही होंगी। बच्चे, अब आप बड़े हो गए हैं, ग्रेड 7 में हैं, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी।
راشد صاحب کا نوکر بوڑھا ہو گیا ہے. تو راشد صاحب تو ظاہر ایک لڑکے ہیں، آدمی ہیں، مذکر ہیں، تو ہم کیا کریں گے راشدہ صاحبہ کی نوکرانی، نوکر کی جگہ نوکرانی بوڑھی ہو گئی ہیں. یعنی کہ جیسے ہم اس کو چینج کریں گے ویسے ہم یہ اس کا فعل بھی چینج کر دیں گے. نوکرانی بوڑھی ہو گئی ہیں. اس طرح کے ہمارے پاس اور بھی لفظ ہیں. بچے نے شور مچایا، تو بچے کی جگہ آپ بچی کریں گے. اوکے. میرے بھائی نے گلدان توڑ دیا، تو آپ میرے بھائی کی جگہ میری بہن نے گلدان توڑ دیا. بوڑھے کو سڑک پار کرا دو، بوڑھے کو تو آپ نے بڑھیا لکھنا ہے اس کی جگہ. درزی نے ابھی تک کپڑے نہیں سیے، آپ نے درزی کی جگہ درزن کرنا ہے. اس کے بعد بچوں ہم لوگوں نے کیا ایک تحلیقی کام ہے جو ہم لوگوں نے کرنا ہے، وہ یہ والا تحلیقی کام ہے. آپ میری کاپی کے اوپر چیک کیجیے گا. تحلیقی کام ہے جی فعل حال، فعل ماضی اور فعل مستقبل. سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے بچوں کہ فعل حال کس کو کہتے ہیں. شاباش، آپ کو پتہ ہے، پہلے بھی ہم لوگ یہ کر چکے ہیں گرامر کا تھوڑا سا کام. فعل حال جو ہوتا ہے وہ موجودہ زمانے کو کہتے ہیں، جو ہمارا چل رہا ہے. یعنی کہ جیسے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، یہ موجودہ زمانہ ہے. اوکے. فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ یہ گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے جس میں تھا، تھی، یعنی کہ میں نے کل کا سبق پڑھایا تھا یا میں نے کل کھانا کھایا تھا. ٹھیک ہو گیا. فعل مستقبل یہ آنے والے زمانے کو کہتے ہیں. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کل اسکول جائیں گے یا پرسوں اسکول جائیں گے. ہم اس طرح کی بھی مثال دے سکتے ہیں. یہاں آپ کو پاس جو ہے چند لائنیں ہیں، چند جملے ہیں جس کو آپ نے ان تینوں حالتوں میں کرنا ہے، تینوں زمانوں میں کرنا ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے باہر گرمی، بڑی گرمی ہے. لیکن آج تو بارش ہو رہی ہے نا، لیکن آپ نے یہ لکھا ہوا ہے باہر بڑی گرمی ہے. یہ ہو گیا حال کا زمانہ. آپ نے اس کو ماضی میں چینج کرنا ہے. تو ماضی میں ہم کیسے چینج کریں گے؟ باہر بڑی گرمی تھی، یعنی یہ گزر گیا زمانہ، باہر بڑی گرمی تھی. اس کے بعد آنے والی کی بات کریں گے، اسی جملے کو ہم مستقبل میں چینج کر دیں گے، باہر بڑی گرمی ہوگی. جب بچے ماضی میں آ گیا تو وہ گی کے جملے میں آ گیا، مستقبل میں گی کے سنٹینس میں آ گیا. اس کے بعد ماضی میں تھی کے اور حال میں ہے کے زمانے میں آ گیا. ٹھیک ہے والے فقرے میں آ گیا. اس کے بعد دوسرا میں آپ کو بتاتی چلوں، تم شور کیوں مچا رہے ہو، یہ حال والا زمانہ ہے. ماضی والا زمانہ تم شور کیوں مچا رہے تھے. اس کے بعد اسی جملے کو مستقبل میں لے آئیں، تم شور کیوں مچاؤ گے. اس طرح کے آپ کے پاس بچے دیکھیں کتنے ہیں. بارش میں کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں بچوں. تو آپ نے اس کو ماضی اور مستقبل میں کرنا ہے، جس طرح کہ میں نے اس جملے کو دونوں حالتوں میں کیا ہے. اس طرح ماضی صبح سویرے اٹھتا ہے، فصل کی کٹائی شروع ہو رہی ہے، گوشت کی دکان پر تالا لگا ہوا ہے. آپ نے یہ تحلیقی کام کو بڑے اچھے طریقے سے کرنا ہے. وہ جو لائنیں میں نے آپ کو صفحہ نمبر 9 کے اوپر بتائی ہیں ان کو آپ نے ان تینوں حالتوں میں کرنا ہے، یعنی تینوں زمانوں میں کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اپنے کام کو بڑے اچھے طریقے سے اور صاف ستھرے انداز میں کریں گے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ حافظ.